हेलो दोस्तों, तो ये हमारी कहानी का भाग 28 है। पिछले कुछ दिनों से मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं आगे से प्रयास करूँगा कि रेगुलर वीडियो आए। चलिए कहानी के इस भाग को शुरू करते हैं। अवनी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराती हुई बोली, मैं ठीक हूँ। इस गलतफहमी में मत रहना अगुनी रघुवंशी कि तुम्हारे दर्द से मुझे कोई फर्क पड़ता है या मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। मुझे बस तुम्हें जिंदा रखना है ताकि तुम्हें दर्द दे सकूँ। हाय कोई क्यों ना हारे सदा पर। हसरत रखते हैं हमें बेहिसाब दर्द देने की, और चुभे एक कांटा भी हमें ये गवारा नहीं। आशीष ने हैरत से उसे देखा। अवनी के चेहरे की मुस्कान देख वो चिढ़ते हुए नौकर का नाम लेकर चिल्लाया। वो तुरंत वहां आया। जी साहब, फर्श पर कांच है, उसे साफ कर दो, कहकर वो गार्डन एरिया में निकल गया। आशीष ने हैरत से उसे देखा। अवनी के चेहरे की मुस्कान देख वो चिढ़ते हुए नौकर का नाम लेकर चिल्लाया। वो तुरंत वहां आया। जी साहब। अवनी उसे देखकर हल्के से मुस्कुराई और बोली, जो नजर आए अक्सर वो सच हो ये जरूरी नहीं। हमने तो अक्सर लोगों के दो किरदार लिए जीते देखा है। आराधना भी होश में नहीं आई थी। सत्यम, राधिका और अभिजीत उसके पास ही बैठे थे। प्रताप जी और आशा जी घर लौटे। उन्हें नौकर में दरवाजे पर ही आराधना के बारे में बता दिया था। वो घबराए हुए सीधे आराधना के कमरे में आ गए। क्या हुआ आराधना को? प्रताप जी ने उसकी सबकी तरफ देखकर पूछा। पता नहीं, अचानक से बेहोश हो गई। राधिका ने एक नजर अभिजीत और सत्यम की ओर देखा और कहा, ऐसे कैसे बेहोश हो गई? आशा जी आराधना के पास आती हुई बोली, डॉक्टर ने कहा है शायद किसी बात से परेशान है, इसलिए बेहोश हो गई। सुबह तक होश आ जाएगा, राधिका ने कहा। प्रताप जी और आशा जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। सत्यम उनके पास आते हुए बोला, घर पर कोई आया था? कुछ हुआ था क्या घर पर? उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और नाम में सिर हिला दिया। झूठ मत बोलिए पापा, कुछ छुपाइए मत। आपको पता है भाभी माँ की डर से क्या हालत थी। पागलों के जैसा बिहेव कर रही थी। वो आया था ना, क्या किया उसने? और किसी ने हमें फोन क्यों नहीं किया? सत्यम जी प्लीज शांत हो जाइए। आस्था, राधिका ने सत्यम की बाह पकड़ते हुए रोकना चाहा, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उसके पहले ही सत्यम ने उसे दूर झटकते हुए कहा, शट अप। ओ यू प्लीज। राधिका लड़खड़ा गई। प्रताप जी सत्यम का नाम लेकर चिल्लाए। वहीं अभिजीत ने देखा तो तुरंत राधिका के पास आकर उसे संभाल लिया और उसकी तरफ देखकर बोला, तुम ठीक हो? राधिका घबराई सी खुद को शांत करते हुए अपनी गर्दन हाँ में गर्दन हिला देती है। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? प्रताप जी चिल्लाए। सत्यम ने कोई जवाब नहीं दिया, वैसे ही खड़ा रहा और गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। राधिका ने देखा तो उसकी आंखों में नमी तैर आई, जिसे वो जब्ज करते हुए बोली, मैं आस्था को अपने साथ सुला लेती हूँ। नहीं, सोते हुए उसके हाथ पांव चलते हैं, तुम्हारे साथ उसका सोना ठीक नहीं। जाओ जाकर आराम करो तुम, अभिजीत ने कहा तो राधिका अपनी आंखों में नमी छुपाती हुई बाहर चली गई। अभिजीत ने सत्यम की तरफ देखा, उसकी बाह पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर किया। सत्यम ने उसकी तरफ देखा। अभिजीत के चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। भाई वो सत्यम अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अभिजीत ने उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया। प्रताप जी और आशा जी स्तब्ध रह गए। सत्यम ने अपने गाल पर हाथ रखे उसकी तरफ देखा। दिमाग है या नहीं? क्या तरीका था ये? तुम्हें पता है ना राधिका माँ बनने वाली, तुम्हारा बच्चा भी है वो, और उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। हाउ कुड यू? कुछ हो जाता तो उसे? भाई वो मैं गुस्से में क्या सत्यम? हाथ उठाओगे उस पर? जो हुआ उसमें जो हुआ उसमें उसकी क्या गलती है? तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि वो प्रेग्नेंट है? हम सब भी यहाँ हैं। अरे कम से कम उसका सम्मान नहीं कर सकते तो यूं अपमान मत करो। भाई आपको बस वो दिख रही है, मैं नहीं। ये नहीं दिखता कि भाभी माँ की हालत क्या है। और आराधना और आयु के बीच में मत लाओ। क्या जानना चाहते हो तुम कि तुम्हें उनकी कितनी बहुत फिक्र है? इतनी कि तुम्हें अपनी पत्नी भी नजर नहीं आती, ना ही उसकी कंडीशन। आयु और आराधना के लिए तुमसे ज्यादा या कम कर नहीं पता, मगर बराबर की कसर मैं भी रखता हूँ। मगर इसके चलते सही गलत नहीं भूलता मैं। रोते हुए गई है वो। इस हालत में उसका रोना या स्ट्रेस लेना बिल्कुल सही नहीं। जाकर देखो उसे। पर भाभी माँ, वो मेरी पत्नी है, संभाल लूंगा मैं उसे। सब अपने अपने कमरे में जाए, अभिजीत ने कहा और जाकर आराधना के पास बैठ गया। सत्यम चुपचाप चला गया। आशा जी ने अभिजीत के कंधे पर हाथ रखा। मैं ठीक हूँ, आप दोनों भी जाकर आराम कीजिए। ठीक है, मैं आस्था को ले जाती हूँ, और कुछ भी जरूरत हो तो आवाज देना, कहकर आशा जी और प्रताप जी आस्था को अपने साथ ले गए। अभिजीत ने आराधना की तरफ देखा, एकदम मुरझा गई थी। हर समय मुस्कुराती रहने वाली आराधना इन कुछ दिनों में कितनी बदल गई थी। और आज तो हमेशा से कभी भी थका हारा आता था तो आराधना अपनी मनमोहनी मुस्कान के साथ उसका स्वागत करती थी।
उसकी मुस्कान देखकर वो अपनी सारी थकान भूल जाता था। हर हाल में खुश रहना जानती थी वो। शादी के लिए जब पहली बार उससे मिलने गया था, तब याद है उसने बताया था कि बिजनेस स्कूल से गोल्ड मेडलिस्ट है वो और उसका सपना है कि एक कामयाब बिजनेसमैन वूमेन बनने का। पर उससे शादी के बाद जब जगतराज ने उसे काम न करने और घर संभालने का आदेश दिया, तब कितनी सहज रूप से स्वीकार कर लिया था उसने। अपनी ख्वाहिशों को त्याग कर दिया, पर कभी कोई शिकायत नहीं की। सत्यम आयु को कितना प्यार सत्यम और आयु दोनों को कितना प्यार दिया, पर आज कुछ तो गलत हुआ है। शायद कोई बहुत बड़ी बात है जिसने उसकी समझदार और इतनी सहनशील आराधना को इस कदर विचलित कर दिया। सब सोचते हुए अभिजीत की आंखें नम हो गईं। उसने आराधना के सर पर हाथ फेरा और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। सत्यम कमरे में आया। दरवाजे की आहट पाकर राधिका ने झट से अपनी आंखें साफ कर ली और सीधी खड़ी हो गई। सत्यम ने एक नज़र उसे देखा और आकर बिस्तर पर बैठ गया। राधिका ने एक नज़र उठाकर उसे देखा, फिर दूसरी ओर घूमते हुए बोली, मैं पानी लाना भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। कहते हुए उसने जाना चाहा, पर सत्यम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ देखा। राधिका वैसे ही खड़ी रही, ना कुछ बोली और ना ही उसकी ओर घूम कर देखा। सत्यम उठकर खड़ा हो गया और पीछे से उसे अपनी बाहों में भरकर गाल से हटाते हुए बोला, सॉरी रुचि। सत्यम ने भरा यह आवाज़ सुनकर राधिका की आंखों में रुके आंसू फिर से झलक आए। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसने अपनी गर्दन पर कुछ गीलापन महसूस किया। उसने पलट कर सत्यम की तरफ देखा। उसका चेहरा आंसुओं से भींगा हुआ था और गाल पर भी उंगलियों के निशान थे। राधिका ने उसके गाल पर हाथ लगाते हुए पूछा, ये क्या हुआ सत्यम जी? ये निशान? सत्यम जी ने उसे देखा, फिर उसके गले पर रखते हुए बोला, मुझे माफ़ करना रुचि। राधिका व्याकुल हो उठी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने उसे अलग किया और बैठाकर उसके आंसू साफ करते हुए बोली, क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हैं? रुचि रुचि में सत्यम आगे नहीं बोल पाया। मैं सुन रही हूँ सत्यम जी, कहिए क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? ये निशान? किसी ने हाथ उठाया आप पर? सत्यम ने खुद को शांत करते हुए कहा, रुचि मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहता, पर अपनी बेबसी का गुस्सा मैं तुम पर निकाल देता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे लिए ही मुझे रोकती टोकती हूँ, पर मैं भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या करूँ, किससे कहूँ, कुछ समझ नहीं आता। ना मैं किसी से कुछ समझ पाता हूँ, ना ही मुझे कोई समझा पाता है। मैं उस वाहियात इंसान के कारण मेरी दोनों बहनें मुझसे दूर हो गई। दोनों की जिंदगियां बर्बाद कर दी उस रास्कल ने, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ना उसका कुछ बिगाड़ पा रहा हूँ और ना ही अपनी बहन को वहां से निकाल पा रहा हूँ। उस पर सब उसके कारण भाभी माँ की ये हालत। मैं क्या करूँ रुचि? मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, फिर भी कर जाता हूँ। मैंने भी चाहा था कि तुम्हें शादी के बाद हर खुशी दूंगा, पर किस्मत ने हालात ऐसे बना दिए कि सब बिखर सा गया। आयु आयु मेरी आई एम सॉरी। राधिका का चेहरा अपने हाथों में भरकर बोला, नहीं, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालात जो हैं वो मुझसे छुपे नहीं हैं, और मैं आपका दर्द भी समझती हूँ और अपने परिवार के लिए आपका प्यार भी। पिछले 2 साल से हम साथ हैं। इतने वक्त में मैंने आपको आपके परिवार के प्रति झुकाव देखा है। जब भी हम मिले हैं, तब आप हमसे ज़्यादा आप अपने परिवार की बात करते थे। जानती हूँ कि वो कितने अहमियत रखते हैं आपके लिए, और मुझे इन सब से कोई दिक्कत नहीं है। पत्नी हूँ आपकी, तो आपके साथ रहना रोना सब मंजूर है मुझे। और आप अगर मुझ पर गुस्सा भी कर देंगे तो कोई शिकायत नहीं, क्योंकि प्यार भी तो दिया है आपने। पर एक बात कहूँगी, इन सब के सामने ऐसा मत किया कीजिए, चुपता है। अच्छा नहीं लगता जब कोई मुझे दया की दृष्टि से देखता है या मेरे लिए आपको टोंट पड़ती है। राधिका ने गर्दन झुकाकर अपनी आखिरी लाइन कही। सत्यम ने उसकी तरफ देखा और उसका चेहरा ऊपर कर बोला, सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगा। मैं कोशिश करूंगा, कहकर उसे राधिका का माथा चूम लिया। ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? भाई जी ने हाथ उठाया आप पर? राधिका ने उसके गाल पर हाथ लगाते हुए पूछा। हाँ, क्यों? मेरी वजह से? राधिका की आंखों में आंसू झलक आए। नहीं, मेरी वजह से कोई बात नहीं, हक है उन्हें। मुझे माफ़ कीजिएगा मेरे कारण। राधिका अपनी बात कह पाती उसके पहले सत्यम ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, तुम्हारे कारण कुछ नहीं हुआ, गलती मेरी है। मैं सहन ही नहीं कर पा रहा हूँ जो कुछ आयु ने किया या कर रही है। उसी का आक्रोश क्रोध बन के निकल जाता है। सब जानते बूझते वो क्यों वहाँ रहना चाहती है, वो क्यों उसका साथ दे रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जितना मैं जानता हूँ वो ऐसी बिल्कुल नहीं है कि गलत का साथ दे। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी है, जैसा वो इंसान है डरा धमका कर रखता होगा उसे। मजबूर हो गई आयु। तुम आयु को नहीं जानती, वो डर कर रहने वालों में से नहीं है। बात कुछ और है।
और वो जो भी है पता तो मैं लगा कर रहूँगा। आशीष गार्डन में निकल आया। थोड़ी देर बाद वहीं रुककर खुद को शांत किया और फिर बाहर आकर साधना को आवाज़ लगाई। साधना उसके पास आई तो उसे अवनी के पाँव में लगी चोट के बारे में बताया और जाकर दवा लगा देने को कहा। साधना अंदर चली गई और अवनी के जख्म पर दवा लगाकर पट्टी कर दिया और फिर कुछ देर बाद उसका खाना वहीं ले आया। आशीष ने सबके साथ डिनर किया और कुछ देर बाद वापस कमरे में आ गया। अपनी सोफे पर ही बैठी थी। आशीष को देख उसने दवाई उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, आपकी दवाई खा लीजिए। आशीष ने उसकी तरफ देखा और उसके पास जाकर उसके हाथ पर मारते हुए दवाई गिरा दी और खुद से लेकर खा ली। मेरे हाथ में जहर लगा था क्या? आशीष ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाकर बिस्तर पर चेहरा फेर कर लेट गया। उसका मन जल रहा था। अवनी के रंग ढंग उससे सहन नहीं हो रहे थे। अवनी कुछ देर उसे देखती रही और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा आशीष बाहर गार्डन में किसी से फोन पर बात कर रहा था। अवनी उठकर वॉशरूम में चली गई। जब वो फ्रेश होकर बाहर आई तो साधना उसके लिए नाश्ता लेकर कमरे में आ गई। अरे यहाँ क्यों ले आई? मैं बाहर आ रही थी। भाई ने कहा जब तक आपके पाँव ठीक नहीं हो जाते आप कमरे में ही रहें, ज़्यादा चल फिर ना करें। साधना ने अवनी को बिठाते हुए कहा। अवनी ने कमरे में सब और देखा और बोली, वैसे आपके भाई हैं कहाँ? वो दूसरे कमरे में हैं। साहिल भाई से कुछ बिजनेस की बात कर रहे हैं। ओ चलिए अब आप खा लीजिए, मुझे कॉलेज निकलना है, कहकर साधना बाहर चली गई। ये रात और रातों की अपेक्षा बहुत लंबी गुजरी थी अभिजीत के लिए। यूँ लग रहा था जैसे सूर्य निकलना ही भूल गया हूँ। सुबह के समय आराधना के शरीर में हलचल हुई। अभिजीत एकदम से अधीर होकर उसके उठने की राह तक रहा था। आराधना की आंखें खुली और एकदम से उठकर बैठ गई। आराधना, आप आस्था कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है? अभिजीत अपनी बात पूरी कर पाता उसके पहले ही आराधना इधर उधर देखते हुए अधीरता से बोली, आराधना वो बाहर है दादी के पास। अभिजीत ने आराधना का चेहरा अपनी ओर करते हुए कहा, मुझे उसके पास जाना है, उसे कुछ नहीं होने दूंगी मैं, वो नहीं बनेगी दूसरी आयु। आराधना उठने लगी। अभिजीत ने आराधना की बाह पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर करके कहा, आराधना क्या हुआ आपको? क्यों इतना वियर्ड बिहेव कर रही हूँ? कहकर उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। आपको जरा सा अंदाजा है ये रात कैसे काटी मैंने? एक एक पल सदियों सा गुजरा है। पता नहीं कैसे कैसे विचार मन में आ रहे थे। आराधना संभालिए खुद को और बताइए क्या बात है, क्यों आप इतनी विचलित हैं? नहीं देख सकता आपको ऐसे, जान निकलती है मेरी, कहती हुई अभिजीत का गला भर आया था। आराधना की पकड़ उसकी पीठ पर कस गई और वो फपक पड़ी। आराधना क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा आपसे? अभिजीत उसे अलग कर अंगूठे से उसके आंसू साफ करते हुए पूछा। अभिजीत जी, वो आयु, मैंने आराधना अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही किसी ने उसका नाम पुकारा। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। माँ आराधना दरवाजे पर खड़ी एक अधेड़ उम्र की औरत को देख हैरानी से बोली। वो महिला उसकी बात पर रोते हुए आकर उसके गले लग गई। माँ क्या हुआ? यहीं पर हमारी कहानी के इस भाग का अंत होता है। अगर आप लोग को हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।